हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और जो आज चैप्टर हम लोग देखेंगे उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात किया जाए एग्जाम के पॉइंट से तो 3 क्वेश्चन आपका एवरेज आप लेकर के चलो कि इतना तो आएगा ही आएगा। ये नंबर बढ़ सकता है कि आपके में भी आपके 4 क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन तक भी आपके इस चैप्टर से पूछे गए हैं। चैप्टर थोड़ा बच्चों को नहीं समझ में आता, मे बी आपको भी ना समझ में आता हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। लेकिन एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका एनिमल किंगडम में है, आपको क्या करना है, जैसे इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आप पहले आपका आएगा रूट, फिर आएगा स्टेम, फिर आएगा आपका लीफ, फिर आएगा आपका फ्लावर। इस तरीके से पूरे चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग सेक्शंस में। आपको क्या करना है, आप एक दिन रूट को पढ़ लो, एक दिन स्टेम को पढ़ लो, एक दिन लीफ को पढ़ लो, एक दिन फ्लावर को पढ़ लो। उसके आगे जितने भी आपके इंड्यूसियम आता है, गायनोशियम आता है, प्रेजेंटेशन आता है, इन सबको आप एक एक दिन करके कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और बहुत ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो। ये मेरा सजेशन है आपको। एनिमल किंगडम में भी मैंने आपको बोला था कि ट्रिक्स में मत जाओ, एक एक फाइलम उठाओ, डेली 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 करते रहो। सेम आपका मॉर्फोलॉजी में भी है। चलो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि रूट और स्टेम को एक साथ कर सकते हो, लीफ थोड़ा लंबा चला जाता है, लीफ को आप एक साथ कर सकते हो, फिर फ्लावर को आप कर लो। ठीक है, तो टोटल चैप्टर को हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला अपन इन्फ्लोरेसेंस के पहले तक का कवर करेंगे, उसके बाद जितना चैप्टर बचता है वो, बाकी जितनी भी फैमिली है, जितनी भी ऐड हुई है, वो सारी हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us, even though the angiosperm shows such a large diversity. यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि हम लोग जो भी हायर प्लांट्स देखते हैं वो हमें फैसिनेट करने का चांस नहीं छोड़ते हैं। हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे डाइवर्सिटी देखते हैं प्लांट्स में। इनफैक्ट जब हम लोगों ने एंजियोस्पर्म भी देखा, जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जब वहाँ पे क्लासीफाई किया गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया। जैसे कि मार्फोलॉजिकल, पहले मार्फोलॉजिकल बेसिस था, उसके बाद जैसे जैसे क्लासिफिकेशंस और आते गए, जैसे जैसे लोगों की समझदारी बढ़ती चली गई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई, उस हिसाब से और भी अदर कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाने लगा। तो इसमें ये लिखा गया, इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिखा गया कि जो भी हमने आसपास हायर प्लांट्स देखते हैं वो हमें फैसिनेट करते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म में भी बाहर से अगर हम लोग देखें, आउटर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो उसी को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी। तो जब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म में हमें एक्सटर्नल फीचर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म के अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात किया जाए तो हम लोगों ने क्या देखा था, एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेडोफाइट्स पढ़े, जिम्नोस्पर्म पढ़े, एंजियोस्पर्म पढ़े। ठीक है, एंजियोस्पर्म में हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर रूट्स रहेगी, स्टेम होगा, लीव्स होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट्स होगा। मतलब पूरा एक, जैसे कि आप अपना प्लांट देखते हो अपने सराउंडिंग में कि उसमें रूट है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, तो एकदम कंप्लीट जो आपका प्लांट होता है ना, वही आपके एंजियोस्पर्म में आते हैं। वही आपके किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि इन चैप्टर 2 and 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया या फिर प्लांट किंगडम किया, दोनों चैप्टर्स में हम लोगों ने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया वो बहुत सारे कैरेक्टर पे बेस्ड था। कुछ हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए और उसी के साथ साथ कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वैल्यू दिया गया। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की बात करेंगे, तो हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। We also need to know about the possible variation in different part found as adaptation of the plant to their environment, adaptation to various habitat for protection, climbing and storage। जब आप ये लोग चैप्टर देखोगे ना, अब जैसे आपने रूट पढ़ लिया, ठीक है, आपने रूट देख लिया, अब आपको रूट का मॉडिफिकेशन भी देखोगे। जनरली हम लोग रूट का क्या काम देखते हैं कि रूट है, क्या कर रहा होगा, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यही बेसिक सी चीज है, यही हम लोग देखते हैं। फिर अभी आप आगे देखोगे कि रूट ने क्या किया, खुद को मॉडिफाई किया, फूड को स्टोर कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ये सारे मॉडिफिकेशंस भी किसने किए, रूट्स ने किए। स्टेम में भी आप सेम चीज देखोगे कि कहीं क्लाइंबिंग में उसको जरूरत पड़ रही है तो उसने खुद को मॉडिफाई कर लिया, कहीं पर थॉमस ने खुद को मॉडिफाई कर लिया है, तो ये सारा भी आप देखोगे। तो इसमें बस इतना ही लिखा गया है कि जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग अलग अलग पार्ट्स के साथ साथ उसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि इफ यू पुल आउट एनी वीड, अगर आप कोई भी वीड खींचते हैं, निकालते हैं, तो उसमें आपको रूट्स दिखेगा, स्टेम दिखेगा, लीव्स दिखेगा। ठीक है, और हो सकता है कि फ्लावर और फ्रूट्स भी उसमें हो। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम व्हाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। देखो हम लोग ये देखते, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है ये होता है आपका शूट सिस्टम। क्या होता है आपका, शूट सिस्टम। और जो पार्ट ग्राउंड के नीचे है ये होता है आपका रूट सिस्टम। क्या समझ में आया
कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन है वो होता है आपका शूट सिस्टम, जो ग्राउंड के नीचे का पोर्शन है वो है आपका रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास था नहीं, बस आप इतना देख लो कि ठीक है एंजियोस्पर्म में कौन कौन सी, एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि एंजियोस्पर्म में आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट हर चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर चैप्टर 2 एंड 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, तो मार्फोलॉजी के साथ साथ अदर कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया। फिर यहाँ पे ये बात किया गया कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे वेरियस पार्ट्स हैं तो उनका एक अपना फंक्शन है, बट उन्होंने खुद को मॉडिफाई भी किया है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए। यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन होता है एक प्लांट में वो होता है शूट सिस्टम, और जो भी ग्राउंड के नीचे का पोर्शन होता है वो होता है आपका रूट सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे। एक बात और मैं हम आपको बता दें कि जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट था वो आपका एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन हमेशा से सवाल आता है और मे भी आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसलिए अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उससे मॉडिफिकेशन वाला कर लो, किसी भी स्टिकी नोट पे लगा के रख लो। अदरवाइज जो भी ये है आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। जैसे मेरे पास जो एनसीईआरटी मैंने भी पीडीएफ डाउनलोड किया, आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। बट मॉडिफिकेशन जरूर करके जाइए। सेम आपका एनाटॉमी में भी क्या किया है कि उन्होंने सिंपल टिश्यू पूरा हटा ही दिया है, बट आगे उन्होंने हर जगह जाइलम फ्लोएम की बात की हुई है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो रूट की अगर बात करते हैं तो रूट में हम लोग क्या देखते हैं कि इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब रेडिकल क्या होता है, ये तो नया नाम आ गया। देखो ये है आपका जर्मिनेटिंग सीड, मान लो ये आपका जर्मिनेटिंग सीड है, ये होता है आपका प्लूम्यूल जो कि ऊपर जाकर के आपका शूट एपिकल मेरिस्टम बनाता है, और जो नीचे जाता है ये होता है रेडिकल, और ये नीचे जाकर के क्या बनाता है आपका प्राइमरी रूट बनाता है। ये आपका जर्मिनेटिंग सीड है, ठीक है। रेडिकल नीचे जाएगा, डायरेक्ट नीचे चला जाता है, डायरेक्ट इलोंगेशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन को ही क्या बोला जाता है, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, रेडिकल से ओरिजिनेट हो रहा है। जब आप आगे पढ़ोगे शूट एपिकल मेरिस्टम की बात करोगे, शूट की बात करोगे, स्टेम की बात करोगे, तो स्टेम आपका ओरिजिनेट होगा आपका प्लूम्यूल से। रूट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, रेडिकल से। स्टेम कहां से ओरिजिनेट होगा आपका प्लूम्यूल से। कहां से होगा, प्लूम्यूल से। प्लूम्यूल ये है क्या, देखो ये आपका जर्मिनेटिंग सीड है, जर्मिनेटिंग सीड में जो ऊपर गया ये एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता, ये आपके कॉटिलेडोनस होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, ऊपर का पार्ट होता है आपका प्लूम्यूल, नीचे का पार्ट होता है रेडिकल। इसी रेडिकल का जो डायरेक्ट इलोंगेशन हो जाता है सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर, बनाता है प्राइमरी रूट। क्या बनाता है, प्राइमरी रूट। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, ये है रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन हो गया, ठीक है, ये है आपकी प्राइमरी रूट, ठीक है। इसी के बगल बगल में यहाँ पे कुछ लैटरल रूट्स भी निकली होती हैं जिसको सेकेंडरी या टर्सरी रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोला गया, सेकेंडरी और टर्सरी रूट बोला गया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट को मिला करके बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। किसमें है, डाइकोटिलेडोनस में। क्या बोला गया, टैप रूट सिस्टम। हम लोगों ने क्या देखा, रूट कहां से ओरिजिनेट हो रही है, रूट आपकी ओरिजिनेट हो रही है, रूट ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सेस, ऊपर का पार्ट प्लूम्यूल, प्लूम्यूल ओरिजिनेट किसको करता है, स्टेम को, नीचे का पार्ट रेडिकल, रेडिकल किसको ओरिजिनेट कर रहा है, रूट को। किसको, रूट को। तो जो डायरेक्ट ओरिजिनेट हो रहा है रेडिकल से उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी रूट, और जो लैटरल साइड रूट्स निकली उसको बोलते हैं सेकेंडरी या टर्सरी रूट। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट को मिला करके एक सिस्टम तैयार होता है जिसको बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। क्या बोले, टैप रूट सिस्टम। एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो साथ साथ हाईलाइट करते चलो, अंडरलाइन करते चलो, नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी जब आप रिवाइज करने जाओ क्लास के बाद आप तब इसको अंडरलाइन कर लेना। देखो इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट कहां से बन रहा है, उसका डायरेक्ट इलोंगेशन है किससे, रेडिकल से, ठीक है, जो कि इनसाइड जाएगा, जो कि सॉइल के अंदर जा रहा है। इसमें लैटरल रूट्स प्रेजेंट होती हैं जिसको सेकेंडरी या टर्सरी रूट बोला जाता है। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, जो कि हम लोग मस्टर्ड के प्लांट में देखते हैं। मतलब टैप रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स को मिला करके जो सिस्टम तैयार हो रहा है उसको बोला जा रहा है टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम कहां में मिला, मस्टर्ड में मिला। अब नेक्स्ट आता है आपका मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट थी वो थी शॉर्ट लिव्ड। ये ग्राउंड है, प्राइमरी रूट कैसी थी, प्राइमरी रूट थी शॉर्ट लिव्ड, तो ज्यादा टाइम तक तो रह नहीं पाई, प्राइमरी रूट थी शॉर्ट लिव्ड। इससे क्या हो गया कि यही जैसे ये आपका स्टेम है, ठीक है, इसके बेस से कई सारी इस तरीके से रूट्स निकल गई, कई सारी क्या निकल गई, रूट्स निकल गई। अब थोड़ा फाइब्रस के फॉर्म में आपको दिख रही है इसलिए इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन कौन सी दो बातें हैं,
कहां से रूट निकल रही है? स्टेम के बेस से। प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है। तो दो बातें याद रखिएगा कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस कर दी जाती है, और रूट्स निकलता कहां है? स्टेम के बेस से। ये बात याद रखिएगा कि टैप रूट में कहां से था? प्राइमरी रूट कहां से निकली थी? डायरेक्ट इलॉन्गेशन था रेडिकल का। यहां पे रूट्स कहां से निकल रही है? बेस, स्टेम के बेस से रूट ओरिजिनेट हो रही है। फाइब्रस रूट सिस्टम में एग्जांपल होता है मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, और देखा जाता है वीट में। वीट आपका मोनोकॉटिलिडनस प्लांट ही होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा अभी तक? टैप रूट सिस्टम देखा, फाइब्रस रूट सिस्टम देखा। फाइब्रस रूट में क्या देखा हम लोगों ने कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड थी और जो रूट निकली वो स्टेम के बेस से निकली, स्टेम के बेस से निकली। करेक्ट एग्जांपल है वीट। अब बात आती है एडवेंटिशियस रूट की। एडवेंटिशियस रूट मतलब क्या? कि रूट रेडिकल से ना निकले, बाकी कहीं से भी निकल जाए, रेडिकल से ना निकले। क्या लिखा गया यहाँ पे कि हम लोग कुछ प्लांट्स देखते हैं, जैसे कि ग्रास देख लेते हैं, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द अदर देन द रेडिकल, मतलब जो रूट अराइज हो रही है वो प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती है एक्सेप्ट रेडिकल। सिर्फ आपके रेडिकल से रूट नहीं निकलनी चाहिए, बाकी प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल जाए तो बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। और जो मेन फंक्शन होता है रूट का, क्या होता है? मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर इंकरेज मतलब सपोर्ट होता है प्लांट को। सपोर्ट, अब जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड है, ऊपर प्लांट को खड़ा होना है, कैसे होगा? नीचे रूट्स होंगी ना, रूट्स बिखरी हुई होती हैं, अपनी बोलते हैं ना कि अपनी जड़ें मजबूत बनाना चाहिए। जड़ें मजबूत बनाने का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप कितनी भी ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? घर बन रहा है, हम लोग घर बनने में क्या डालते हैं कि नींव पड़ रही है, ठीक है, आप पिलर्स पढ़ते हैं नीचे। क्यों पढ़ते हैं? जिससे कि आप ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बना लो, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बना लो, अगर आपका नींव स्ट्रांग रहेगा, आपने घर में नींव डाली है तो ऊपर बिल्डिंग अच्छे से तैयार हो पाएगी। बट अगर आपका नीचे रूट्स ही नहीं है तो बिना रूट के प्लांट को सपोर्ट कौन करेगा? तो हम लोगों ने क्या रोल देखा रूट का? एक तो वाटर को अब्सॉर्ब कर रही है, वाटर एंड मिनरल्स को। दूसरा, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्लांट को। रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर रही है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिंथेसाइज कर रही है। कौन कौन से चार काम? कौन कौन से? वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर एंड मिनरल्स को, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज कर रही है, और साथ ही साथ फूड को स्टोर कर रही है। इतने में अगर एक बार रिवाइज किया जाए, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो कि हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने ये देखा कि जो जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो होता है, सीड होता है, उसमें जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में जो रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो लोअर पार्ट होता है रेडिकल, रेडिकल से जो डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है वो होता है प्राइमरी रूट का। प्राइमरी रूट की साइड में लैटरल कुछ ब्रांचेस निकली होती है जिसको सेकेंडरी या टर्सरी रूट्स बोला जाता है, या फर्दर भी हो सकता है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट या टर्सरी रूट को मिला करके आपस में एक सिस्टम तैयार होता है जिसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। कहां पे देखा गया? मस्टर्ड में। अब बात आई मोनोकॉटिलिडनस प्लांट की। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में एक एग्जांपल दिया गया वीट, एनसीईआरटी के एग्जांपल को याद रखिएगा। उसमें क्या बोला गया कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। अब वो नहीं है तो प्लांट को सपोर्ट कौन देगा? कोई तो देगा। तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। कुछ रूट्स बेस के, स्टेम के बेस से जर्मिनेट होते हैं। कहां से? स्टेम के बेस से कुछ रूट्स ओरिजिनेट होते हैं, क्या बनाते हैं? फाइब्रस रूट बना देते हैं। एग्जाम्पल है वीट। उसके बाद आया आपका ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री में कि रूट निकल रही है रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर आपको रूट्स निकलती हुई दिख रही है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। कहां से निकल रही है? arises from parts of the plant other than radical, सिर्फ रेडिकल से नहीं निकल रही है, रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर आपको निकलती दिख जाए वो होती है आपकी एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल क्या है? ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। फिर बात आई कि रूट का फंक्शन क्या होता है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम लोग को हमेशा से पता है कि रूट है, पानी में है, तो क्या एब्जॉर्ब कर रही होगी? एब्जॉर्ब कर रही होगी वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, बात खत्म। अब अगर वो नीचे है तो क्या कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होगी ताकि ऊपर प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और क्या करती है? फूड को रिजर्व करके रखती है, और क्या करती है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, जब भी आप प्लांट हार्मोन पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते प्लांट्स के लिए, कुछ प्लस इफेक्ट शो करते हैं, कुछ माइनस इफेक्ट शो करते हैं। तो उनका जो सिंथेसिस होता है वो भी कहाँ पे होता है? आपके रूट में हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आएगी कि रूट के रीजंस कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया? ये ग्राउंड है, ये नीचे रूट गई है। अब इसके रीजंस होंगे। कौन सा रीजन ऐसा होगा जहां पे सेल में डिवीजन हो रहा है, कहां की सेल मैच्योर हो चुकी हैं, कहां पे इलोंगेशन हो रहा है, तो ये भी तो पार्ट होगा ना सेल में, अरे रूट में। वही चीज यहां पे लिखा गया कि रीजन ऑफ रूट। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल मतलब जैसे ये है तो इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये इसको कवर कर ले रहा है बट ये आप समझ लो।
ठीक है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, उसको रूट कैप बोला जाता है, जिससे आपकी रूट कवर होती है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, रूट कैप रूट के टेंडर अपेक्स को, जो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको कवर करके रखता है और वही सॉइल में रास्ता बनाते हुए जाता है। अब रूट कैप से कुछ मिलीमीटर अबव आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। जैसे देखो, सिंपल सी एक बात समझो, ये है आपका ग्राउंड, ठीक है, ये नीचे गई आपकी रूट, यहां पे प्रेजेंट है आपकी रूट कैप, ठीक है, रूट कैप है। रूट कैप क्या कर रही है? रूट कैप क्या कर रही है? रूट कैप आपके टेंडर एपेक्स को, रूट के टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अब रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर, फ्यू मिलीमीटर्स अबव जोन जो होता है, उसको कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। हम लोग दो टर्म देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जब भी नाम सुन लो तो समझ लो कि वहां पर डिवीजन हो रहा होगा। परमानेंट मतलब डिवीजन हो चुका है, सेल मैच्योर हो चुकी है। तो अगर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है तो मतलब यहाँ पर डिवीजन कंटिन्यू होगा। डिवीजन कंटिन्यू होगा तो प्रोटोप्लाज्म उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो इस जोन में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या चाहिए होता है कि वहां की सेल्स बहुत छोटी होंगी, थिन वॉल्ड होंगी। सेल्स कैसी हैं? बहुत छोटी हैं, थिन वॉल्ड हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है। कहां पे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में कंटिन्यूअसली डिवीजन चलता चला जा रहा है। अब इसके बाद इसी से थोड़े ऊपर, इसी के पास में जो ऊपर का जोन होता है उसको बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, अब आपको नाम से क्या जाहिर हो रहा है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब मीन्स सेल्स इलोंगेट हो रही होंगी, इनलार्जमेंट हो रहा होगा। देखो, अगर यहाँ पे कोई सेल बन रही है, यहाँ पे बन रही है, तो नई भी तो बनेगी ना। तो ये कैसे, क्या करेगी? तो इसको ऊपर जाना पड़ता है। धीरे 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 मैच्योर होते 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 यही सेल्स आपकी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आ जाती हैं, ठीक है। तो मतलब पूरा एक एक करके आपका स्टेप कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है। तो पहले क्या हुआ? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या हुआ? यहाँ पे सेल्स डिवाइड की। कैसे डिवाइड की? वहां का जो प्रोटोप्लाज्म था, डेंस प्रोटोप्लाज्म था। सेल कैसी थी? स्मॉल थी और थिन वॉल्ड थी। तो अब यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसी के पास में एक दूसरा रीजन प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल्स क्या होती हैं? वहां पे रैपिड इलोंगेशन देखने को मिलेगा। रैपिड इलोंगेशन के साथ साथ आपको इनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है, जो कि रूट की ग्रोथ लेंथ में जो हो रही होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, इसमें ग्रोथ होती है रूट की लेंथ में। अगर पूछे कि जो लेंथ ग्रोथ हो रही है, एक मिनट, जो रूट की ग्रोथ हो रही है लेंथ में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि जो ग्रोथ हो रही है रूट की लेंथ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जोन होता है वो होता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद, ठीक है, द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड, जो यहाँ की सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर हो जाती हैं, और इसी के पास का जो अगला रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वहां पे वो सेल्स चली जाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे नीचे कौन है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे ऊपर क्या है? रूट कैप, ठीक है। रूट कैप क्या कर रहा है? रूट कैप कैसा है? टिम्बल लाइक। रूट कैप क्या कर रहा है? आपका जो रूट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है, करेक्ट, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसी रूट कैप के पास होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या है? जो आपकी सेल्स हैं वो स्मॉल है, थिन वॉल्ड है, डेंस वहां का प्रोटोप्लाज्म है, और वहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन चालू है, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास का जो जोन होता है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? जो रूट की लेंथ है वो बढ़ती है, यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा होता है, इनलार्जमेंट हो रहा होता है। अब जो सेल्स रीजन ऑफ इलोंगेशन में है ये डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देती हैं, और ये पास के जो रीजन था उसमें शिफ्ट हो जाती है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे क्या लिखा गया कि द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो जोन रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास है उसको बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि यहाँ की सेल्स डिफरेंशिएट होकर मैच्योर होकर के इस जोन में आ गई। इसके बाद देखो, ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है ना, इसी से कुछ एपिडर्मल थ्रेड लाइक सेल्स बाहर निकले होते हैं, जिसको रूट हेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट हेयर। ध्यान रखिएगा, सवाल यह आएगा कि रूट हेयर कहां से निकले, मैच्योरेशन से, इलोंगेशन से, या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट हेयर निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। तो फ्रॉम दिस जोन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रूट हेयर। इसी जोन से कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको रूट हेयर बोला जाता है। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यही रूट हेयर होते हैं जो कि वाटर से मिनरल एंड सॉइल को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ आया? देखो, ये है रूट को कवर कौन कर रहा है? रूट कैप। कौन कवर किया? रूट कैप।
ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी के पास का जो रीजन होता है इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोला गया? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, याद करने में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले ये सोचो ना, कोई सेल है तो पहले वो डिफरेंशिएट होगी मैच्योर होने से पहले। आप हो सीधे इतने बड़े नहीं हो गए, पहले आप बच्चे थे, ठीक है, एम्ब्रियो था, फिर बड़ा 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 होते होते आज आप इतने बड़े हो गए। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, तो डिवीजन के लिए सबसे पहले कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन हो रहा है तो क्या चाहिए? सेल्स यहाँ की होती है थिन वॉल्ड और डेंस होता है प्रोटोप्लाज्म। इसके पास की जो रीजन है उसको बोला जाता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, नाम से ही क्या दिख रहा है कि इलॉन्गेशन हो रहा होगा, इनलार्जमेंट हो रहा होगा। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो रूट की ग्रोथ होती है लेंथ में, उसके लिए यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद क्या हुआ कि यही जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन था, इसके यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर होना स्टार्ट कर देती हैं और शिफ्ट हो जाती हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। कहाँ शिफ्ट हो जाती है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। और इसी जो रीजन है, जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ की एपिडर्मल सेल्स कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं थ्रेड लाइक, जिसको बोला जाता है रूट हेयर। और यही रूट हेयर होता है जो कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा होता है। इतनी सी बात थी रीजन ऑफ रूट की। अब रूट था, उसका मेन फंक्शन क्या था? जो भी मेन फंक्शन था आपने पढ़ा, आपको पता होना चाहिए। मेन फंक्शन क्या था? पीजीआर के सिंथेसाइज कर रहा था, फूड को रिजर्व कर रहा था, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा था और प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था पूरे प्लांट को। ठीक है, इतना सा काम था। अब कई बार क्या होता है ना कि रूट खुद को मॉडिफाई करता है कुछ अदर फंक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनका और भी अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, गलत एग्जाम्पल है बट आप समझ सकते हो। तो बस सिंपल सी चीज है कि रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन। अब देखो, जैसा रूट, जब भी आप मॉडिफिकेशन देखोगे ना, जब भी मॉडिफिकेशन का नाम से आपको क्या जाहिर हो रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर, जिस भी स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो ना, उसमें मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें मॉडिफिकेशन होगा। सिंपल सी चीज है, इतनी बात को समझ के रखना। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन होगा। यहां पे लिखा गया है कि रूट खुद को मॉडिफाई करता है एब्जॉर्प्शन और वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए खुद को मॉडिफाई करता है, क्योंकि रूट चाहता है कि वो सपोर्ट भी करे, फूड को स्टोर भी करे और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करे। ठीक है, अब क्या लिखा गया है कि टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस। एस्पैरगस को याद कर लेना, एस्पैरगस का एग्जाम यहाँ पे डायग्राम दिया गया, इसलिए मैंने बोला कि जो टैप रूट होता है स्वीट पोटैटो का, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरगस। ठीक है, टैप रूट कैरेट एंड टर्निप का, एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरगस। ठीक है, टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस। ये स्वेल कर जाता है, मतलब उस रूट में स्वेलिंग हो जाती है एंड फाइनली वो क्या बना देता है? फूड को स्टोर करता है। ये सब अंडरग्राउंड रूट ही तो है, अंडरग्राउंड रूट ही तो है। सब आपको मोटा ताजा दिखता है। क्यों मोटा ताजा आपको दिख रहा है? क्योंकि फूड को स्टोर कर रहा है। तो टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस खुद को मॉडिफाई कर देते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। तो स्टोरेज की अगर बात किया जाए तो स्टोरेज के लिए रूट ने खुद को मॉडिफाई किया है। ठीक है, फूड को स्टोर करने के लिए टैप रूट कौन कौन से थे? कैरेट एंड टर्निप के, एडवेंटिशियस रूट था स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस का। फिर आया कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर, जो भी हम जैसे आपने कभी भी अगर बरगद का पेड़ देखा हो तो आप लोग पेड़ कैसे देखते हैं? ये बरगद का पेड़ है, यहाँ से कई सारी ब्रांचेस लटकती रहती हैं। हम लोग क्या बोलते थे बचपन में? क्या रे भूत है, भूत है, भूत है। मतलब पता नहीं आपने बोला है कि नहीं, बट ठीक है, हमारे यहाँ बोला जाता था। तो जो भी हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको, वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स क्यों है? पहले समझ में आता था कि अरे ठीक है ऐसे ही निकल गया, बट अब समझ में आता है कि वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे ही नहीं निकले हैं, ऐसे ही नहीं निकले हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सपोर्ट, क्योंकि बहुत बड़ा आपका बनियान का ट्री है। ठीक है, बहुत बड़ा आपका बनियान ट्री है, कैसे वो रहेगा? तो वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उस हैंगिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सपोर्ट के लिए ही स्टेम के लोअर नोड से एक रूट निकलती है जिसको स्टिल्ट रूट बोला जाता है, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये मान लो स्टेम है, ये नोड्स हैं। ठीक है, यहां से रूट्स निकलती है, यहां से रूट्स निकलती है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि प्लांट खड़ा रहे। ठीक है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसको बोला जाता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट कहाँ मिलेगा आपको? मेज एंड शुगर केन में। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि इन सम प्लांट सच एज राइजोपोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया। राइजोपोरा जो कि दलदली जगह पे ग्रो करता है, मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया पे ग्रो करता है। जब भी आप देखोगे ना दलदली एरिया है, ठीक है, मार्शी एरिया, वहां पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्लांट को, तो वहां पे रूट खुद को मॉडिफाई करता है। किस चीज में? निमैटोपोड्स में ग्रो करता है, मॉडिफाई करता है। निमैटोपोड्स मतलब जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, तो रूट कुछ इस तरीके से वर्टिकली बाहर की साइड आ जाता है। ठीक है, वर्टिकली बाहर की साइड आ जाता है। क्यों? टू गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन में क्या देखा कि देखो, रूट का जो मेन फंक्शन था, उसके अलावा भी रूट खुद को मॉडिफाई करती है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए।
जैसे फूड को स्टोर कर रही है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है और सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जब बात की गई फूड स्टोरेज में तो वहां पे हम लोगों ने किसका मॉडिफिकेशन देखा, टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखा और एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन देखा। टैप रूट में कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। फिर हम लोगों ने देखा कि जो बनियान ट्री होता है उसके जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, वो होता है आपका प्रॉप रूट। क्या होता है, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट ऑफ बनियान क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। फिर जब हम लोग देखते हैं मेज देखते हैं या शुगर केन देखते हैं तो उसमें इस तरीके से नोट्स होता है। नोट्स में से जब लोअर नोट से आपकी इस तरीके से रूट्स ओरिजिनेट होती है, इसको बोला जाता है स्टिल टू रूट। स्टिल टू रूट भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर आता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, स्वैम्पी एरिया के जो प्लांट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया राइजोपोरा, वहां पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। जो रूट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे रूट्स को बोला जाता है निमेटोपोड्स। इस टाइप के रूट्स को बोला जाता है निमेटोपोड्स, जो कि इनफ ऑक्सीजन के लिए बाहर आ गए। अब उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन कर पा रहे होंगे। तो टोटल हम लोगों ने रूट में 3 तरीके का मॉडिफिकेशन देखा। पहला देखा स्टोरेज में, फिर देखा सपोर्ट में, फिर देखा रेस्पिरेशन में। सपोर्ट में कौन कौन सा, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट किसमें था, बनियान ट्री में था। स्टिल्ट रूट किसमें था, शुगर केन एंड मेज। और जो रेस्पिरेशन में जो रूट्स थी उसको बोला जाता है निमेटोपोड्स। क्या बोला जाता है, निमेटोपोड्स। सपोर्ट के लिए जब फूड स्टोरेज की बात की गई तो वहां पे टैप रूट में जो मॉडिफिकेशन था कौन कौन से क्या नाम लिया गया है, कैरेट एंड टर्निप। एडवेंटिशियस रूट किसका है, शुगर केन एंड एस्पैरागस, सॉरी स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। ठीक है, ये इतना खत्म हो गया आपका रूट। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है यहां से आपका स्टेम। क्या स्टार्ट होता है, स्टेम। ठीक, स्टेम में क्या है, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम ए रूट। स्टेम को रूट से कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं, आगे उन्होंने बता भी दिया है कि जो स्टेम होता है, स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होता है। कहां से स्टेम आपका ओरिजिनेट हो रहा है, रूट कहां से ओरिजिनेट हुआ था, रूट आपका ओरिजिनेट हुआ था डेवलपिंग एम्ब्रियो के, जर्मिनेटिंग सीड के, डेवलपिंग एम्ब्रियो के रेडिकल से ओरिजिनेट हुआ था आपका प्राइमरी रूट। स्टेम कहां से ओरिजिनेट होता है, स्टेम ओरिजिनेट होता है प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। प्लीम्यूल से आपका स्टेम ओरिजिनेट होता है। स्टेम में प्रेजेंट होता है नोड्स और इंटरनोड्स। जैसे मान लो ये आपका स्टेम है, ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये स्टेम है, ये है नोड्स, और 2 नोड्स के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटरनोड। क्या बोला जाता है, इंटरनोड। अब ये जो नोड है ना, इसी नोड से आपकी लीफ निकलेगी। आगे चल के देखोगे यहीं से आपके फ्लावर ओरिजिनेट हो रहे होंगे। इसी नोड से क्या निकलता है, आपका लीफ। और ये जो यहाँ से लीफ निकलती है ना नोड से, यहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। बड भी आप 2 टाइप के देखोगे, एक्सिलरी और टर्मिनल। एक्सिलरी तो आपको यहाँ पे दिखेगा, टर्मिनल आपका एकदम टॉप पे दिखेगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि स्टेम को रूट से अलग करते हैं। स्टेम में क्या होता है, स्टेम आपका सेंडिंग पार्ट होता है, लीव्स प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है। कहां से डेवलप हो रहा है, डेवलप होता है आपके प्लीम्यूल से। क्या क्या प्रेजेंट होता है, नोड्स प्रेजेंट होगा, इंटरनोड प्रेजेंट होता है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड। वो रीजन स्टेम का जहां से लीव्स जर्मिनेट होती हैं, जहां से लीव डेवलप होती हैं, उसको बोला जाता है नोड। और 2 नोड के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटरनोड। क्या बोला जाता है, इंटरनोड। ठीक है, ये इतना लिखा गया। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि स्टेम में बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बड्स आपके टर्मिनल, एक्सिलरी दोनों हो सकते हैं। स्टेम जनरली आपके ग्रीन कलर के होते हैं, यंग होते हैं जब वो यंग होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे आपका प्लांट ओल्ड होता जाता है, अब आपके स्टेम ग्रीन ना रहकर के वुडी और डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। मतलब जब आपका प्लांट नया था, यंग था, तब उसका स्टेम ग्रीन कलर का था। बट जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता चला जाता है, अब आपका जो प्लांट है, जो आपका स्टेम है, अब वो ग्रीन नहीं रहा। कैसा हो गया, एक तो वो वुडी हो गया और दूसरा डार्क ब्राउन कलर का हो गया। इसके बाद देखते हैं जो मेन फंक्शन की बात की जाती है स्टेम की। तो जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का, मेन फंक्शन उसका क्या होता है कि स्टेम से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, जहां पे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। स्टेम का क्या काम होता है, वाटर, मिनरल को कंडक्ट कराना, फोटोसिंथेसिस मतलब फूड को। स्टेम क्या क्या कर रही है, वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करा रही है। बट कई बार क्या होता है कि स्टेम भी खुद को मॉडिफाई कर लेती है अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। भाई यहाँ पे इनको खुद का काम करना है, प्लस इनको खुद को मॉडिफाई करके अलग काम भी करना है। इनका नॉर्मल काम क्या था स्टेम का, वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्ट करना, उनका कंडक्शन कराना। बट वो खुद को मॉडिफाई की, क्यों मॉडिफाई की, क्योंकि उनको अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करने थे, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड प्लस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ये देखो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप कुछ भी कर लो, ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। हमेशा स्टेम वही काम नहीं करते जो उनसे उम्मीद की जाती है, वो हमेशा कुछ अलग करने का ट्राई करते हैं। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मॉडिफाई होते हैं कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप अंडरग्राउंड स्टेम की बात करोगे, अंडरग्राउंड स्टेम क्या करता है? अंडरग्राउंड स्टेम खुद को मॉडिफाई करता है फूड स्टोर करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा एग्जाम्पल? पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीनकंद, कोलोकेसिया। ये सब कोई ट्रिक नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे सारी चीज याद हो जाएगी। थोड़ा ये जो दिमाग दिया गया है ना, ये जो दिमाग दिया गया है इस पर थोड़ा सा जोर डालो। घिसेगा नहीं, जितना घिसेगा उतना आपका और माइंड शार्प होता चला जाएगा। घिसने से खर्च नहीं होगा, ये ऐसी चीज नहीं है कि घिस दिए खर्च हो गया। जितना ज्यादा काम लोगे, जितना ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालोगे, जितना ज्यादा खुद को काम में डालोगे, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर लोगे, पॉजिटिव प्रेशर, ओके, अच्छा वाला प्रेशर, ये नहीं कि डिप्रेशन में जा रहे हो आप, उतना ज्यादा आपका माइंड शार्प होता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा सोचोगे कि यार समझ नहीं आ रहा है, ट्रिक ले लेता हूं, फिर नहीं समझ आने वाला। बट जितना ज्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे, आपको जितना आपको समझ आएगा कि मुझे ट्रिक की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे याद कर लूंगा, ट्रिक कंफ्यूज करते हैं, सब काम बनता चला जाएगा। तो फूड स्टोरेज में क्या कर रहा है? स्टेम खुद को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम आप क्या कहते हो? पोटैटो, जिंजर, जमीनकंद, कोलोकेसिया। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेसिया। फिर फूड को स्टोर कर रहा है। दे आर एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जैसे ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है, प्लांट का कोई पार्ट है, वो खुद को मॉडिफाई कर ले रहा है एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइवल के लिए। समझ आया? प्लांट का कोई पार्ट, प्लांट का कोई स्ट्रक्चर खुद को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए। समझ आ गया? प्लांट का कोई पार्ट खुद को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए, इसको बोला जाता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो स्टेम कई बार एक्ट करते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के जैसे, ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकें। ये भी मॉडिफिकेशन में आ रहा है। अब जब वो खुद को मॉडिफाई किए तो किस किस फॉर्म में मॉडिफाई किए? कई बार स्टेम आपके टेंडल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एक्सिलरी बर्ड हम लोगों ने देखा ना, एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है स्टेम टेंडल में। और वही एक्सिलरी बर्ड कई बार प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो भी एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खा जाते हैं, वो उसको खाए ना, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखें। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब वो एक्ट करते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के जैसे, जिससे कि उनकी ग्रोथ होती रहे अनफेवरेबल कंडीशन में। स्टेम टेंडल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड से आपका स्टेम टेंडल डेवलप होता है, जो कि सिलेंडर एंड स्पाइरली ऐसे ही तो होता है, ठीक है। क्लाइंबिंग में हेल्प करता है गॉड्स में, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। क्या क्या क्या? कुकुम्बर, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। क्या हुआ? स्टेम टेंडल कहां से डेवलप हुआ? एक्सिलरी बड से। और एक्सिलरी बड ही आपका थॉर्न भी बनाता है, थॉर्न। यहां पे स्टेम टेंडल बना। जैसे देखो एक्सिलरी बड का 2 मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बड का 2 मॉडिफिकेशन। एक बनाया आपका स्टेम टेंडल जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, क्लाइंबिंग में, सपोर्ट में, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा बनाया थॉर्न, थॉर्न। ये क्यों थॉर्न क्यों बना दिया? थॉर्न इसलिए बनाया ताकि वो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रख सके, प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है, ब्राउजिंग एनिमल से, एनिमल आके चर ना जाए, इसलिए वो बनवाया अपना थॉर्न। एग्जाम्पल क्या है? सिट्रस एंड बोगनविलिया। थॉर्न कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। अब वो मखमल का तो होगा नहीं, चुभेगा ही, तभी तो जो भी एनिमल्स होंगे उससे दूर भागेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि सम प्लांट, कुछ प्लांट्स एरिड रीजन के, ड्राई एरिया वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लेंगे, उसको फ्लैट कर लेंगे या फिर फ्लैसी सिलेंड्रिकल कर देंगे। फ्लैट अगर कर रहे हैं तो प्लांट होता है अपोन्शिया, और अगर सिलेंड्रिकल कर लेना, फ्लैसी कर रहे हैं तो यूफोर्बिया। और ऐसा क्यों किए? क्योंकि उसमें एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक है। स्टेम हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि लीफ से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट कई बार क्या होता है कि स्टेम खुद को मॉडिफाई कर लेता है जिससे कि वहां से भी फोटोसिंथेसिस हो पाए। तो इतने में हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ये देखा कि कई बार क्या होता है कि जो भी स्टेम का काम होता है नॉर्मली हम लोग उससे कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि जब स्टेम खुद को मॉडिफाई करती है तो कई बार फूड को स्टोर करने में मॉडिफाई किया। तो अंडरग्राउंड स्टेम में जब मॉडिफाई किया फूड के स्टोरेज के लिए, तो उसका एग्जाम्पल दिया गया पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेसिया। इसके बाद ये आया कि कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ हो अनफेवरेबल कंडीशन में भी, तो जो स्टेम है वो एक्ट करता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के जैसे। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल सा टर्म है कि अगर कोई प्लांट स्ट्रक्चर है जो कि खुद को मॉडिफाई कर ले रहा है सर्वाइवल के लिए, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल के लिए, उसी को बोला जाता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। तो अब क्या हुआ? एक्सिलरी बड खुद को मॉडिफाई की 2 जगह पे।
एक जगह वो स्टेम टेंडिल बनाई जहां पे क्लाइंबिंग में हेल्प मिल रहा है, एक जगह पे वो थॉर्न बनाई। थॉर्न कैसा है, वुडी है, स्ट्रेट है, पॉइंटेड है। थॉर्न क्यों बनाई, जिससे कि जो एनिमल्स हैं उसको आकर के चर ना जाए, खा ना जाए, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए बनाया। एग्जांपल क्या है, सिट्रस एंड बोगनविलिया। स्टेम टेंडिल क्यों बनाई, एक्सिलरी बड क्यों मॉडिफाई हुई स्टेम टेंडिल में, जिससे कि कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें क्लाइंबिंग में हेल्प मिल सके। कौन, गॉड्स एंड ग्रेप वाइन्स। गॉड में कौन कौन पड़ा, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन। कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन। देखो एनिमल किंगडम में भी मैंने एक बात बोली थी कि हो सकता है मुझे याद ना हो, मैंने क्लास लगाई, मैंने बाकी सब पढ़ लिया, हो सकता है मैंने एग्जाम्पल ना पढ़ा हो, लेकिन जब हम आपके साथ बोल रहे हैं, हम 2 बार बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं, तो यार आपका फर्ज है कि आप भी बोलो, क्योंकि मेरा नीट का पेपर नहीं होगा, मेरा नीट का पेपर नहीं होगा। जितनी बार हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, मुझे वो चीजें याद हो जानी है, ठीक है। तो आपको भी, अगर आप भी बोलोगे तो आपको भी वो चीजें याद हो जाएंगी। समझो इस बात को, ठीक है ना। फिर बात आया कि कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट होते हैं जो कि एरिड रीजन के होते हैं, उसमें स्टेम मॉडिफाई हो जाती है, कई बार फ्लैटेंड हो जाएगी और कई बार फ्लैसी सिलेंड्रिकल हो जाती है। फ्लैसी सिलेंड्रिकल किसमें हो रही है, यूफोर्बिया में। फ्लैट किसमें हो रही है, पोन्शिया में। और क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिससे कि प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस हो पाए। इसके बाद अब आता है कि अंडरग्राउंड स्टेम। अब यहां से ये बात आई कि कुछ जगह पे क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, जैसे कि ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में न्यू नीच बना लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि पुराना प्लांट मर जाता है, नया प्लांट जर्मिनेट होकर के नया 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 बना लेता है। देखो underground stem of some plants such as grass and strawberry spread to new niche, and when older plant part die new plant are formed। देखो ये है रनर, हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है, 4 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकल। रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकल। रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकल। रनर का एग्जांपल क्या क्या है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिस भी होता है, ग्रास, ऑक्सैलिस एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास, ऑक्सैलिस एंड स्ट्रॉबेरी। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग ग्रास देखते हैं ना, घास तो हर कोई देखा होगा ना। घास हम लोग कैसे देखते हैं, ग्रास हम लोग कैसे देखते हैं, क्या उसका अलग अलग प्लांट होता है, नहीं, ग्रास पूरी ग्राउंड पे फैली हुई होती है, ठीक है, पूरी ग्राउंड पे फैली होती है। क्या एक को काट दिया जाएगा दूसरा मर जाएगा, क्या पूरी, आपने देखा है कि कहीं पे ग्रास लगी पूरी सूख गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसका एक बार खींच भी लोगे, तोड़ भी दोगे, मार भी डालोगे, मतलब अब वो लिविंग नहीं रहा, ठीक है, तो उसके बाद भी जो नए उसने जर्मिनेट किया था पहले के टाइम पे, जो भी पुराने पार्ट्स थे, अब वहां से एक नया प्लांट निकल जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नीच, नए नीच को स्प्रेड करते हैं। जब ओल्ड प्लांट पार्ट मर जाता है तो वहां से नए प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं। ये रहा, ये ग्रास ही तो है, मान लो ये मर गया, फिर यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा गया है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मिंट एंड जैस्मिन। उसमें क्या होता है कि ये देखो, ये एक प्लांट है, ठीक है, मिंट एंड जैस्मिन में क्या होता है, ये प्लांट है, इसका ये बेस है, मेन एक्सिस का बेस है, यहां से लैटरल ब्रांच अराइज होती है, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे, फिर यहां से नए प्लांट को जर्मिनेट करती है। देखो मिंट एंड जैस्मिन, यहाँ पे क्या होता है कि सिलेंड्रल लैटरल ब्रांच, एक सिलेंडर लैटरल ब्रांच अराइज होती है मेन एक्सिस के बेस से। कहां से, मेन एक्सिस के बेस से, थोड़ा ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आकर के एक नए प्लांट को जर्मिनेट करती है। देखो ये आपका मेन एक्सिस है, इसके बेस से एक ब्रांच अराइज हुई, ऊपर गई, ऊपर जाने का नीचे आई, नीचे आने के बाद नए प्लांट पार्ट को डेवलप कर दी। इसको बोला जाता है स्टोलन। स्टोलन का एग्जांपल है मिंट एंड जैस्मिन। अब नेक्स्ट आता है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है, कहां गया, यहां है। ऑफसेट में क्या होता है, देखो ए लैटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग है। देखो ऐसे लैटरल ब्रांच होती है, यहाँ पे नोड है, मान लो यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, हर एक नोड पे आपको गुच्छा दिखेगा लीव्स का, ठीक है, ग्रुप दिखेगा आपको लीव्स को, उसी को रोजेट ऑफ लीफ बोला जा रहा है, प्लस रूट्स भी दिखेगा। मतलब ऊपर आपको लीव्स दिख रहा है, नीचे आपको लीव्स दिख रहा है, नीचे आपको रूट्स दिख रहा है, कहां पे, ग्राउंड पे। कैसा है, लैटरल ब्रांच है, ठीक है, यही लिखा गया कि लैटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट। लैटरल ब्रांच है जिसमें शॉर्ट इंटरनोड्स है, मतलब नोड्स पास में, शॉर्ट इंटरनोड्स हैं, हर एक नोड पे आपको लीव्स का ग्रुप दिख रहा है और टफ्ट ऑफ रूट, इसको बोला जाता है ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, पिस्टिया आइकोनिया। क्या है, पिस्टियन आइकोनिया। नेक्स्ट आता है सकल। सकल में क्या होता है देख लो, जैसे हम लोगों ने जब स्टोलन पढ़ा, स्टोलन में हम लोगों ने ये देखा था कि मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के बेस से
जो लैटरल ब्रांच अराइज होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर नीचे आती है। सकल में क्या होता है कि जो यहाँ से अराइज होता है वो ये जमीन है, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से ये मेन स्टेम है, यहाँ से कुछ अराइज हुआ, ये जमीन के अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद बाहर निकल के यहाँ से नए प्लांट को ग्रो करता है। बट जब हम लोगों ने स्टोलन पढ़ा था वहां पे जमीन के अंदर नहीं जा रहा था, वहां पे ऊपर गया फिर नीचे आया, जमीन के अंदर का कोई खेल ही नहीं था। बट जो सकल है उसमें नीचे ही जाएगा। तो देखो बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम में क्या होता है, लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है बेस से, ठीक है, मेन स्टेम के बेस ओरिजिनेट होगी, अंडरग्राउंड साइड जाएगी, सॉइल के नीचे 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 जाते जाते कुछ टाइम के बाद ऊपर आ जाएगी और लीफी शूट को ओरिजिनेट करती है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, रनर में क्या होता है, देखो 4 है, कौन कौन सा, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकल। रनर में क्या था कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं न्यू नीक को जर्मिनेट करते हैं और कुछ टाइम के बाद जो पुराने मरेंगे नए वहां से आते जाते हैं। स्टोलन में क्या देखा, एग्जाम्पल क्या था रनर का, ग्रास, ऑक्सैलिस एंड स्ट्रॉबेरी। स्टोलन में क्या देखा, स्टोलन में हम लोगों ने देखा कि जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के बेस से लैटरल ब्रांच अराइज होती है, ऊपर जाएगी फिर नीचे आकर के नया प्लांट को जर्मिनेट कर देती है। एग्जांपल है मिंट एंड जैस्मिन। फिर हम लोगों ने देखा ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है कि लैटरल ब्रांच होती है जिसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं और नोड्स बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनोड्स बहुत छोटे होते हैं। तो हर एक नोड पे आपको ढेर सारा लीव्स का गुच्छा और रूट्स का टफ रूट देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑफसेट। एग्जांपल है पिस्टियन आइकॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट बात किया गया कि कुछ प्लांट में क्या होता है कि जो लैटरल ब्रांच होती है वो ओरिजिनेट होती है, देखो लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है बेस ऑफ द मेन स्टेम, ये जमीन के अंदर जाएगी कुछ टाइम अंदर रहेगी, उसके बाद नए प्लांट में बाहर आकर के नए प्लांट को ओरिजिनेट कर देती है। इसका क्या एग्जाम्पल है, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। क्या है, सकल। बस यही इतना लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो यहां तक पढ़ा था, इसका लिखा है ए लैटरल ब्रांच विद अ शॉर्ट इंटरनोड, एक लैटरल ब्रांच जिसमें इंटरनोड बहुत शॉर्ट होता है और हर एक नोड पे रोजेट ऑफ लीफ प्रेजेंट होगा और टफ रूट प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है पिस्टियन आइकॉर्निया। फिर बताया गया दूसरे के बारे में, सकल के बारे में, कि बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में क्या होता है कि जो लैटरल ब्रांच, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि ये मेन है, लैटरल ब्रांच एराइज हुई, बीनेथ द सॉइल गई, फिर ऊपर आके एक नए प्लांट को ओरिजिनेट कर दी। एग्जांपल क्या है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। और जब हम लोगों ने मिंट एंड जैस्मिन देखा, मिंट एंड जैस्मिन में क्या था, मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस में बेस से लैटरल ब्रांच निकली, ये अब ये जमीन के नीचे नहीं जा रही, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, ग्राउंड को टच किया, फिर यहाँ से नए प्लांट को जर्मिनेट कर दिया। क्या एग्जाम्पल है, मिंट एंड जैस्मिन। तो टोटल हम लोगों ने 4 देखा। रनर का क्या एग्जाम्पल है, रनर का एग्जाम्पल है ग्रास, ऑक्सैलिस, चलो ठीक है ऑक्सैलिस छोड़ ही दो, बट ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। उसके बाद आता है मिंट एंड जैस्मिन। मिंट एंड जैस्मिन में क्या था, मेन एक्सिस से ये प्लांट है, मेन एक्सिस है, इसका ये बेस है, ठीक है, यहां से लैटरल ब्रांच अराइज होती है, ऊपर आती है, फिर ग्राउंड को टच करते एक नया प्लांट ओरिजिनेट कर देती है। फिर आया ऑफसेट। ऑफसेट में क्या देखा कि लैटरल ब्रांच है, इंटरनोड शॉर्ट है, हर एक नोड पे गुच्छा प्रेजेंट है, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ रूट्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है पिस्टियन आइकॉर्निया, ठीक है। फिर आया आपका बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम में क्या होता है, एक प्लांट है, ठीक है, उसकी जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के बेस से लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करती है, सॉइल के अंदर, बीनेथ द सॉइल लिखा गया है, सॉइल के अंदर ग्रो करेगी, ठीक है, ग्रो की थोड़े टाइम के बाद अपवर्ड हो जाती है, सॉइल के बाहर निकल आती है और एक नया प्लांट को डेवलप कर देती है। एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, ठीक है। इतनी सी बात थी आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन में। इसमें लिखा गया है कि द लीफ इज ए लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। देखो ये है आपका स्टेम, ठीक, ये है आपका लीफ, ठीक, ये है नोड्स, क्या है, नोड्स, 2 नोड के बीच में इंटरनोड, ये है आपका इंटरनोड। इतना समझ में आ गया। देखो अब ये जो लीफ है, ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कहाँ प्रेजेंट है, जहां पे आपका लीफ अटैच है स्टेम से, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है एक्सिलरी बड। यहीं पे जहां पे लीफ अटैच होती है, यहीं पे 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत स्मॉल, जिसको बोला जाता है स्टिप्यूल्स। क्या बोला गया, स्टिप्यूल्स। लीफ में हम लोग 3 स्ट्रक्चर देखेंगे, लीफ बेस, लेमाइना और पेटियोल। लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमाइना। देखो ये है आपका स्टेम, ठीक है। अब ये स्टेम से लीफ जहां से अटैच होगी, ठीक है, जिस पॉइंट से, ये रहा स्टेम, ये रही लीफ, जिस पॉइंट से अटैच है इसको बोला जाता है लीफ बेस। क्या बोला गया इसको बोला गया लीफ बेस, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये है आपका लेमाइना।
ये है लेमाइना। लेमाइना स्टेम से जिस स्ट्रक्चर से अटैच होता है इसको बोला जाता है पेटियोल। क्या बोला जाता है? पेटियोल। क्या बोला गया? पेटियोल। समझ में आ गया? ये है स्टेम। स्टेम के नोड्स पे प्रेजेंट होगा आपका लीफ। लीफ के 3 स्ट्रक्चर, लेमाइना, पेटियोल एंड लीफ बेस। लेमाइना, पेटियोल एंड लीफ बेस। ठीक है, जहां पे लीफ आपके नोड से अटैच होगी वहीं पे आपके एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं, प्लस लीफ बेस पे ही आपके 2 लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको स्टिप्यूल्स बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि सब में प्रेजेंट ही होगा, अगर प्रेजेंट है तो ठीक है स्टिप्यूल्स है, नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब चलो पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा गया है कि लीफ लैटरल होता है। ये आपका प्लांट है, साइड साइड ही निकला होता है ना, लैटरल होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होता है, स्टेम पे प्रेजेंट होता है, डेवलप होता है नोड से। ठीक है, बड प्रेजेंट होता है ऑन इट्स एक्साइल। ये रहा प्लांट, ये रहा स्टेम, ये रही लीफ, इसी के एक्साइल पे ही तो आपके बड प्रेजेंट है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। लीफ ओरिजिनेट होता है शूट एपिकल मेरिस्टम से एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब आप समझो, जैसे मान लो ये आपका कुछ है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, ठीक है। अगर यहां पे आपका ओल्डर है, हम लोग 2 ऑर्डर देखेंगे, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल। ठीक है, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल दोनों आप यहीं पे समझ लो। कई बार क्या होता है कि जो नए फ्लावर हो या फिर लीफ हो, वो आपके नीचे ओल्ड, जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, नीचे ओल्ड है, ऊपर आपकी न्यू है। जितना ऊपर जाते जाओ, जितना आपका एक्सेस बड़ा होता जाएगा, सारे न्यू 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 आते चले जाएंगे। सबसे लोअर साइड में आपके रहेंगे ओल्डर, ये है पीछे ओल्डर वन। तो इस टाइप का अगर अरेंजमेंट दिखेगा तो इसको कहते हैं एक्रोपिटल। एक्रोपिटल मतलब जो न्यू बन रहे हैं वो बाद में है, जो ओल्डर है वो पहले हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो पुराना है वो टर्मिनेट कर देता है एक्सेस को और वो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, बाकी जो नए आते हैं वो सब लैटरल साइड प्रेजेंट होते हैं। ये है ओल्ड, ओल्डर ने क्या किया, एक्सेस को टर्मिनेट कर दिया, और जो न्यू बने वो लैटरल साइड बने। इसको बोला जाता है बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल मैनर, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है एंड जो लीफ होती है अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल का मतलब सिंपल सा होता है कि जो न्यू बन रहे हैं वो सब दूर 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 बनते चले जाएंगे, पास में जो है वो ओल्डर वाला है वो एकदम नीचे रहेगा। ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। यहीं से आपका फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि जो लीफ होती है, लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमाइना। ठीक है, लीफ अटैच होता है स्टेम से, लीफ बेस से। ये रहा आपका स्टेम, ये रही आपकी लीफ। कहां से अटैच हो रहा है? लीफ बेस से। लीफ बेस से अटैच हो रहा है एंड में बियर 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको कि स्टिप्यूल बोला जा रहा है। मैंने क्या बोला? ये लीफ है, ठीक है, मे भी यहाँ पे 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो जिसको स्टिप्यूल बोला जाता है। ये देखो छोटे छोटे 2 स्टिप्यूल्स हैं, एकदम बारीक सा एक्सिलरी बड है। ठीक है, मोनोकॉटिलिडनस में आपको क्या दिखेगा? मोनोकॉटिलिडनस में क्या होता है कि लीफ बेस एक्सपैंड करके एक सीथ के जैसा बना देता है और स्टेम को कवर कर देता है, स्टेम को पार्शियली या होली कवर कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपका स्टेम है, ये आपका लीफ है। ठीक है, यहाँ पे लीफ, यहाँ से ये रहा नोड, यहाँ से आपकी लीफ स्टार्ट हो रही है, तो नोड से क्या हुआ, जो लीफ बेस है ये एक शीथ के फॉर्म में एक्सपैंड हो गया, शीथ के फॉर्म में एक्सपैंड हो गया और स्टेम को पार्शियली या होली कवर कर लेता है। इतना समझ में आ गया? यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि मोनोकॉटिलिडनस में क्या होता है कि लीफ बेस एक्सपैंड करके एक शीथ के फॉर्म में आ जाता है और स्टेम को कंप्लीटली या पार्शियली कवर कर लेता है। और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लीफ बेस होता है वो स्वेल कर जाता है, स्वेलन हो जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, एक मिनट, ये देखो, ये स्वेलन दिख रहा है। ये स्वेलन कहां दिखेगा? लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या था? देखो, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में क्या था कि जो लीफ थी, लीफ बेस ने क्या किया? स्टेम को पार्शियली या होली कवर कर लिया। ठीक है, कहां था? मोनोकॉटिलिडनस में। फिर जो लेग्यूमिनस प्लांट थे वहां पे क्या हुआ कि जो लीफ बेस था वो स्वेल कर गया, वो स्वेलन में आ गया, उसको बोला जाता है पल्विनस। पल्विनस बोला जा रहा है। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ठीक है, पेटियोल क्या होता है? जैसे ये लीफ है, ठीक है, यही तो इसको होल्ड करके रखेगा लेमाइना को। अगर ये है पेटियोल है, ये डंडी है, यही तो इसको लेमाइना को होल्ड करके रखता है, यही होल्ड करके रखता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ करता है लीफ ब्लेड को टू फ्लटर इन वाइंड। जो हम लोग देखते हैं कि लीफ आपकी ऐसी 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 उड़ रही होती है, किसकी हेल्प से उड़ रही होती है? पेटियोल की हेल्प से तो उड़ रही होती है। ये पेटियोल है, यही तो हेल्प करता है लीफ के इधर 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 मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा गया कि देयर बाय कूलिंग, और जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो मूवमेंट हो रहा है एयर में लेमाइना का, उससे फायदा क्या क्या है? लीफ में कूलिंग होती है, ठीक है, फ्रेश एयर आती है लीफ सरफेस पे। फिर आता है आपका लेमाइना। लेमाइना को ही लीफ ब्लेड बोला जाता है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, लेमाइना को लीफ ब्लेड बोला जाता है। लेमाइना कैसा होता है? ग्रीन है, एक्सपैंडेड है,
लीफ का एक पार्ट होता है जिसमें वेन्स, और ये रहा आपका लीफ जिसमें वेन्स एंड वेनलेट्स, छोटी वेन्स को वेनलेट्स बोला जाता है, वेनलेट्स बोला जाता है, जिसमें वेन्स और वेनलेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच इज नोन एज द, और एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है जिसको मिड रिब बोलते हैं, ठीक है, मिडिल, ये जो मिडिल वाली वेन है इसको बोला जाता है मिड रिब, क्या बोला जाता है, मिड रिब। और लीफ का काम क्या होता है, वेन प्रोवाइड रेजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, वेन प्रोवाइड रेजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, मेंटेन करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, वेन्स स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं लीफ के, और एक्ट करते हैं जहां से कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके या फिर फूड मटेरियल का। द शेप, मार्जिन, एपिक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीफ। अलग अलग लीफ में आपको अलग अलग तरीके का इंसीजन देखने को मिलेगा, अलग अलग मार्जिन देखने को मिलेगी, सरफेस अलग अलग देखने को मिलेगा, बस इतनी सी बात है। लीफ में अगर एक बार आप समराइज करो तो देखो क्या होता है कि लीफ कैसा है, लैटरल होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये रहा आपका स्टेम, स्टेम के नोड्स पे आपकी लीफ प्रेजेंट होती है, कहां प्रेजेंट है, नोड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तीन पार्ट कौन कौन से, लेमाइना, पेटियोल और लीफ बेस। लीफ बेस वो होता है जहां से स्टेम से आपका लेमाइना, सॉरी जहां पे स्टेम से आपकी लीफ अटैच है, ठीक है। पेटियोल वो स्ट्रक्चर है जो लेमाइना को आपके बेस से कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आया कि इसी में यहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है लीफ में, कई बार आपको एक्सिलरी लीफ में अगर लीफ है, कई बार नहीं, अगर लीफ है स्टेम से लगा हुआ है तो उसके बेस पे आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा, ठीक है। तीन पार्ट कौन कौन से, लेमाइना जिसको लीफ ब्लेड बोला जाता है, पेटियोल और लीफ बेस। कई बार क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है, लीफ बेस ये स्वेल कर जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है, किसमें होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में, क्या बोला जाता है, पल्मिनस। वैसे ही मोनोकोटिलिडनस प्लांट में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो स्टेम को पार्शली या होली कवर कर लेता है, एक शीथ के फॉर्म में एक्सपैंड हो जाता है, एक शीथ के फॉर्म में खुद को एक्सपैंड कर लिया लीफ बेस और स्टेम को पार्शली या होली कवर कर लिया, कहां पे, मोनोकोटिलिडनस प्लांट में। पल्मिनस कहां पे देखा आपने, लेग्यूमिनस प्लांट में, इतनी सी बात रही। पेटियोल क्या करता है, लीफ को जो फ्लैटर होती है एयर में, जो इधर उधर लीफ का मूवमेंट होता है उसमें कौन हेल्प करता है, पेटियोल हेल्प करता है उससे। अब जो एयर में फ्लैटर हो रहा है उससे क्या होता है, उससे लीफ में कूलिंग बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आया जो लीफ है इसमें इंसीजन क्या होता है, जैसे मान लो ये लीफ है, ये सिंपल लीफ है, इंसीजन क्या होता है, जैसे मान लो लीफ है, इसमें इस तरीके से जो कट्स प्रेजेंट होते हैं इसी को इंसीजन बोला जाता है। ये जो प्रेजेंट है ना, ये इसी को इंसीजन बोला जा रहा है, ठीक है, इसी को इंसीजन बोला जा रहा है। इतना समझ में आ गया। अब मान लो जो लेमाइना है, लेमाइना में आपको वेन और वेनलेट्स का नेटवर्क देखने को मिलता है, ठीक है, वेन और वेनलेट्स का नेटवर्क देखने को मिल रहा है। जो मिड वेन होती है इसको मिड रिब बोला जाता है। जो वेन है, वेन क्या काम कर रही है, एक तो वेन रेजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ बेड को, और दूसरा एक्ट एज चैनल, चैनल की जैसे एक्ट करती है जिससे कि ट्रांसपोर्ट हो सके वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल का। किसका किसका हो सके, वेन रेजिडिटी प्रोवाइड करती है और एक चैनल की जैसे काम करती है जिससे कि ट्रांसपोर्ट हो सके वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल का। अलग अलग लीफ में आपको अलग अलग तरीके का मार्जिन और मतलब डिफरेंट लीफ में आपको अलग अलग तरीके का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। कहीं पे उसका मार्जिन अलग होगा, कहीं पे उसका इंसीजन अलग अलग होगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेनेशन। वेनेशन क्या है, ये आपका लीफ। अब इसमें वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट कैसा है उसी को बोला जाता है वेनेशन। क्या होता है वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। लीफ में वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट कैसा है उसी को बोला जाता है वेनेशन, ठीक है। कई बार आपको क्या दिखेगा कि मान लो कोई लीफ है, इसमें आपको इस तरीके से नेटवर्क जैसा दिखे वेन्स और वेनलेट्स का, ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। कहां मिलेगा, डाइकॉट में। कैसा है रेटिकुलेट वेनेशन, कहां मिलेगा, डाइकॉट में। कई बार क्या होता है इस तरीके से वेन्स और वेनलेट्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, इसको बोला जाता है रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन। कहां मिलेगा, मोनोकॉट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जहां पे नेटवर्क दिखे उसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन, कहां मिलता है, डाइकॉट्स में। और जहां पे पैरेलली अरेंज हो उसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन, कहां मिलेगा, मोनोकॉट्स में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि when the venlets form a network then the venation is called reticulate and when the veins run parallel to each other within the lamina तो उस टाइम पे venation को parallel बोला जाता है। लीव्स जो डाइकोटिलिडनस होते हैं वो शो करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलता है। तो वेन वेनेशन है क्या, बेसिकली वेनेशन वेन और वेनलेट का जो नेटवर्क है, अरेंजमेंट है लेमाइना में, उसी को वेनेशन बोला जाता है। वेनेशन दो टाइप का, रेटिकुलेट, पैरेलल। रेटिकुलेट आपको वेन और वेनलेट्स का नेटवर्क देखने को मिलेगा, पैरेलली अरेंज्ड होंगी वेन्स, रेटिकुलेट डाइकॉट्स में, पैरेलल आपका मोनोकॉट में। अब बात आएगी लीव्स। लीव्स कितने टाइप की होती हैं, लीफ दो टाइप की होगी, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ठीक है। देखो एक लीफ हम लोग देखते हैं, ये मतलब
या तो ये इस तरीके से प्लेन हो, और अगर इंसीजन्स हो, इंसीजन्स आपके मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं। ये जो आपके कट्स आपको दिख रहा है, ये कट्स क्या आपके मिड रिब को टच कर रहे हैं? जवाब आएगा नहीं। तो देखो, हर लीफ के बेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। हमेशा लीफ की पहचान यही है, अगर आपको लीफ और लीफलेट को पहचानना हो तो जो लीफ होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बड, करेक्ट। तो देखो, ये है आपका सिंपल लीफ। अगर इंसीजन्स भी प्रेजेंट है तो इंसीजन्स मिड रिब को टच नहीं करने चाहिए, तो है आपका सिंपल लीफ। बट कई बार क्या होता है, जब आप देखते हो यहाँ पे तो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका? एक्सिलरी बड। यहाँ लीफ कई सारे लीफलेट में ब्रेक हो जाती है क्योंकि इंसीजन्स मिड रिब को टच कर देते हैं, ठीक। कई सारे लीफलेट में देखो, आपको लीफलेट के पास क्या कोई एक्सिलरी बड देखने को मिली? मैंने यहाँ पे कोई एक्सिलरी बड बनाई नहीं बनाई है, बट एक एक्सिलरी बड मैंने यहाँ पे बनाई है। तो जो लीफलेट होता है उसके बेस पे कोई एक्सिलरी बड नहीं प्रेजेंट होता है, बट जो लीफ होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। हम मैंने क्या बताया? दो टाइप की लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है, या तो इंसीजन्स नहीं है, और अगर इंसीजन्स है, इंसीजन्स मतलब यही जो कट्स लगे हैं ना, इसी को, ये जो डिजाइन बन रही है, इंसीजन। और अगर इंसीजन्स है तो ये मिड रिब को टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल लीफ। बट अगर यही इंसीजन्स मिड रिब को टच करने लगे तो हो जाता है आपका कंपाउंड लीफ। और जब मिड रिब को इंसीजन्स टच कर दिए तो कई सारे लीफलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। कई सारे लीफलेट्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? कंपाउंड लीफ में, ठीक है। अब चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि सिंपल लीफ में क्या होता है, जब लेमाइना एंटायर हो या इंसाइज्ड हो बट इंसीजन्स मिड रिब को टच ना करें तो उसको बोला जाता है सिंपल लीफ। या तो लेमाइना इस तरीके से हो, एंटायरली हो, और अगर इंसीजन प्रेजेंट है तो वो मिड रिब को टच ना करे, बोला जाता है सिंपल लीफ। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा गया कि व्हेन द इंसीजन्स ऑफ द लेमाइना रीच अप टू द मिड रिब, और लीफ को कई सारे लीफलेट में ब्रेक कर दे तो उसको बोला जाता है कंपाउंड लीफ। मतलब इंसीजन्स लीफ को ब्रेक कर दे रहा है, लेमाइना को ब्रेक कर रहा है कई सारे लीफलेट्स में, तो उसको बोला जाता है कंपाउंड लीफ। एक बड प्रेजेंट होता है एट द एक्साइल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। याद रखिएगा कि जो बड है वो सिंपल लीफ में भी प्रेजेंट होगा, कंपाउंड लीफ में भी प्रेजेंट होगा, सिर्फ लीफलेट के बेस पे नहीं प्रेजेंट होगा, लीफलेट के एक्सिस के बेस पे नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात आती है कि कंपाउंड लीफ तो है, अब कंपाउंड लीफ कितने टाइप की है? कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, पिन्नेटली, पामेटली। पामेटली, पाम बोला जाता है हथेली को, यहां से समझ जाओ, ठीक है। मान लो ये आपका ये है आपकी पिन्नेटली, ठीक है। पिन्नेटली में क्या होता है, कई सारे लीफलेट जब एक कॉमन एक्सिस पे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब इस कॉमन एक्सिस को रैकिस, इसको रैकिस बोला जाता है, जिसको मिड रिब हम लोग बोलते हैं ना, रैकिस, जो कि मिड रिब को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है, कई सारे लीफलेट इस तरीके से अरेंज्ड है। एग्जाम्पल क्या है? नीम। एग्जाम्पल क्या है? नीम। पामेटली में क्या होता है, ये है आपका पेटियोल, ये है स्टेम, ये है पेटियोल, पेटियोल का ये है टर्मिनल पार्ट, ठीक है। इसका टिप है, इसी के टिप पे जब कई लीव्स इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, उसी टिप पे पाम के लाइक अरेंज हो जाती हैं, अब इस टाइप के को बोला जाता है, अब ये आपकी लीफ है कैसी? पामेटली टाइप। कैसी? पामेटली। तो कंपाउंड लीफ में हम लोगों ने दो टाइप देखा, पिन्नेटली, पामेटली। कौन कौन सा देखा? पिन्नेटली और पामेटली। पिन्नेटली में क्या होता है कि कई सारे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं एक कॉमन एक्सिस पे, जिसको रैकिस बोला जाता है, रैकिस मिड रिब को रिप्रेजेंट करता है, एग्जांपल है नीम। पामेटली में क्या होता है कि लीफलेट अटैच हो जाते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, ये देखो लीफलेट, ये रहा पेटियोल का टिप, यहीं पे लीफलेट कई सारे आपके अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है? सिल्क कॉटन, ठीक है। कौन कौन सी लीफ? दो टाइप की लीफ। कौन कौन से? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या आता है, या तो सिंपल लीफ में लेमाइना एंटायर होगा, या तो इंसीजन प्रेजेंट होंगे बट वो मिड रिब को टच नहीं करेंगे। कंपाउंड लीफ में क्या होगा, इंसीजन मिड रिब को टच करेंगे और कई सारे लीफलेट में उसको ब्रेक कर देते हैं। बट जो बड है, बड सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ दोनों पे प्रेजेंट होगा, लेकिन लीफलेट के बेस पे नहीं प्रेजेंट होगा। फिर आया कंपाउंड लीफ को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया, एक था पिन्नेटली कंपाउंड, एक था पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में क्या था, एक कॉमन एक्सिस है, ठीक है, उस पे आपके लीफलेट अरेंज्ड है, ठीक है, एग्जांपल है नीम। पामेटली में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है पेटियोल का टिप, उस पे कई सारे लीफलेट आके अरेंज्ड हो जाते हैं, उसको बोला जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ, एग्जांपल होता है सिल्क कॉटन। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका फिलोटैक्सी। आज से फिलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखेंगे, बाकी इन्फ्लोरेसेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, दो ही बचा हुआ है। तो फिलोटैक्सी में क्या है कि फिलोटैक्सी क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, लीफ का जो अरेंजमेंट है स्टेम और ब्रांच पे, उसको बोला जाता है फिलोटैक्सी, कि किस तरीके से स्टेम या ब्रांच पे आपकी लीफ अरेंज्ड है, ठीक है, किस तरीके से आपकी लीफ अरेंज्ड है, उसको बोला जाता है फिलोटैक्सी, ठीक है। अब आप तीन टाइप से देखोगे, कई बार आपको दिखेगा लीफ अरेंज्ड है, हर एक नोड पे एक लीफ अरेंज्ड है, हर एक ऑल्टरनेट नोड पे, ठीक है, इसको बोला जाता है
ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। कई जगह आपको क्या दिखेगा कि हर एक नोड पे अपोजिट डायरेक्शन में लीफ अरेंज्ड है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लीफ अरेंज्ड है, इसको बोला जाता है अपोजिट फिलोटैक्सी, ठीक है। और एक आता है कि हर एक नोड पे 2 से ज्यादा लीफ अरेंज्ड है, इसको बोला जाता है वर्ल्ड, ठीक है। 3 टाइप की फिलोटैक्सी कौन कौन सी? ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट से क्या नाम समझ में आ रहा है? नोड है, लीफ कहां प्रेजेंट होती है? हर एक नोड पे, ठीक है। हर एक ऑल्टरनेट नोड पे अगर लीफ प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। एग्जांपल क्या है? CMS, चाइना रोज। क्या ऑल्टरनेट का क्या एग्जांपल है? चाइना रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट में क्या होता है कि लीफ का एक पेयर हर एक नोड पे प्रेजेंट है बट एक दूसरे के अपोजिट। अगर ये आपका स्टेम है तो एक लीफ इधर प्रेजेंट होगा, एक लीफ इधर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर लिखा गया है, एग्जांपल है कैलेटोपिस। फिर आएगा वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है कि जब 2 से ज्यादा लीफ एक ही नोड से अराइज होती हैं तो उस टाइम पे बोला जाता है उसको वर्ल्ड फिलोटैक्सी बोलते हैं। एग्जांपल है एल्स्टोनिया। देखो क्या पढ़ लो, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम और ब्रांच पे लीफ का किस तरीके से अरेंजमेंट है उसको फिलोटैक्सी बोलते हैं। यूजुअली 3 टाइप का होता है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट में क्या होता है, ये रहा आपका स्टेम, हर एक नोड पे आपका लीफ प्रेजेंट होगा बट ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। फिर आता है आपका अपोजिट। अपोजिट में क्या है कि हर एक नोड पे 1 पेयर लीफ प्रेजेंट होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल क्या है? कैलोट्रोपिस। फिर आता है आपका वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होगा कि हर एक नोड पे 2 से ज्यादा लीफ प्रेजेंट हैं, 2 से ज्यादा लीफ प्रेजेंट हैं तो उसको बोला जाता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। एग्जांपल होता है एल्स्टोनिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या आता है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में हम लोगों ने देखा रूट का पढ़ा, स्टेम का देखा, उस तरीके से अब आता है कि लीफ का मॉडिफिकेशन, ठीक है। लीफ का जो जनरली फंक्शन हम लोग देखते हैं वो होता है फोटोसिंथेसिस, बट लीफ खुद को और भी काम करने के लिए मॉडिफाई करती है, जैसे कि क्लाइंबिंग के लिए, डिफेंस के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, और डिफेंस के लिए मैंने बता दिया। देखो कई बार क्या होता है कि जो आपकी लीफ होती है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल के फॉर्म में जिससे कि क्लाइंबिंग में हेल्प मिले। जब हम लोगों ने स्टेम मॉडिफिकेशन देखा वहां पे भी हम लोगों ने टेंड्रिल देखा था, स्टेम टेंड्रिल देखा था। किसमें देखा था? गॉड्स एंड ग्रेपवाइन में देखा था। किससे डेवलप हुआ था? एक्सिलरी बड से डेवलप हुआ था। यहाँ पे क्या देखोगे कि जो टेंड्रिल है, लीफ कन्वर्ट हो गई है टेंड्रिल में, किस लिए? क्लाइंबिंग के लिए। एग्जाम्पल क्या है? पीस। एग्जाम्पल क्या है? पीस। या तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी डिफेंस के लिए, उसका एग्जाम्पल है कैक्टी। दो कहां देखा, अगर आपकी लीफ कन्वर्ट हो रही है स्पाइन में, ठीक है, उस डिफेंस करेगी, स्पाइन में कन्वर्ट होगी, डिफेंस करेगी, एग्जाम्पल है कैक्टी। और अगर क्लाइंबिंग में जा रही है तो एग्जाम्पल है पीस, और ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपकी लीफ फूड को स्टोर कर रही है, ठीक है, फ्लैसी लीफ ऑनियन जो कि फूड को स्टोर करती है। इसके बाद कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जैसे कि एल्स्टेरियन एकेशिया, यहाँ पे लीव्स शॉर्ट लिव्ड होती हैं। पेटियोल इस लीव्स की एक्सपैंड कर जाती है जिस यहाँ से फूड सिंथेसिस हो रहा है, मतलब लीफ शॉर्ट लिव्ड थी, पेटियोल एक्सपैंड किया और फूड को सिंथेसाइज कर रहा है। फिर कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, सब लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप, ये भी मॉडिफाई करती हैं लीव्स को, किस चीज में? डिफेंस में करती हैं। तो लीव्स में हम लोगों ने कौन कौन सा मॉडिफिकेशन देखा? देखो लीफ कई बार टेंड्रिल में डेवलप हो रही है, टेंड्रिल में मॉडिफाई कर ले रही है, किस लिए? जिससे कि जो मटर का पेड़ है वो ऊपर जा सके क्लाइंबिंग के लिए। कई बार लीफ मॉडिफाई हो रही है किसमें? स्पाइन में। स्पाइन में क्यों डेवलप हो रही है? खुद को प्रोटेक्ट करने में, डिफेंस में। एग्जाम्पल है कैक्टी। कई बार क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई करती हैं फूड को स्टोर करने में, एग्जाम्पल है अनियन। इसके बाद आता है कई बार क्या होता है कि लीफ शॉर्ट लिव्ड होती हैं और जो पेटियोल होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और फूड को सिंथेसाइज कर जाता है। एग्जाम्पल है एल्स्टेरियन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। फिर आता है कि कुछ प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स क्या करती हैं? डिफेंस में हेल्प करती हैं, एग्जाम्पल है पीचर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप। इतना था आपका रूट, स्टेम एंड लीफ खत्म हो चुका है। बाकी हम लोग इन्फ्लोरेसेंस करेंगे, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा मे बी 30-40 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग फैमिली करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पिछले 3-4 दिन से क्लास नहीं लगी थी और लेकिन अब वापस से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। डेली एक पार्ट होता जाएगा। कोई भी चैप्टर है 2 से मैक्सिमम 3 लेक्चर में जाएगा, एक्सेप्ट जेनेटिक्स, मे बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, हाँ बाकी सारे जितने भी हैं सब आपका 2 से 3 लेक्चर में आपके सारे चैप्टर्स जाएंगे। कुछ चैप्टर्स जो छोटे हैं जैसे माइक्रोब्स हो गया, मे बी एक में ही चला जाए, बाकी सारे आपके जाएंगे 2 से 3 लेक्चर में। सिर्फ जेनेटिक्स है थोड़ा लंबा है, मे बी उसमें 4 लेक्चर चला जाए या फिर मॉलिक्यूलर, बाकी सारे ऐसे खत्म हो जाएंगे। और जो भी हम लोग का चल रहा है ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा, मतलब
टारगेट मेरा ये है, तो उसके तब तक नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नवंबर में कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम लोग, ठीक है, और भी प्लान है वो हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जाके बता सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।